हेलो बच्चों, तो अब हम करेंगे जेईई मेंस 2024 में जो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है कि रिमाइंडर निकालो जब 428 की पावर 2024 को हम डिवाइड करें किससे 21 से। तो रिमाइंडर का ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो बता देता हूँ फिर से रिमाइंडर का, कि पहले आप क्या किया करो, ये जो बेस है ना 428 इसको 21 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना, पहले वो रिमाइंडर लिख दिया करो आप। ठीक है, पूरा नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है 428, आपको सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है, रिमाइंडर। तो आपको पता है सीधा सीधा कि 428 को 21 से डिवाइड करोगे, 21 टू जा ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया है ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ 8। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 8 रिमाइंडर बचेगा। तो आप इसको सिर्फ इतना लिख दो कि रिमाइंडर बता दो कि जब 8 को डिवाइड करें हम किससे, 21 से, और 8 की पावर कितनी है 2024। पावर को छोटा नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ छोटा किसको करना है, बेस को, है ना। बेस को कैसे छोटा करोगे, 428 को 21 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आप लिख सकते हो। अब आप ऐसे कोशिश किया करो कि या तो इस 8 को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचे, या क्या बचे, -1। आप कोशिश ये करो 1 या -1। अब 8 से तो डायरेक्ट आएगा नहीं, 8 की कुछ पावर करो, 8 की पावर 2 करते हो तो 8 8 जा 64। और आपको पता है बच्चों 64 को जब आप 21 से डिवाइड करते हो तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 21 3 जा कितना होता है 63। तो यानी मैं इसको छोटा करके ऐसे लिख दूं, 8 का स्क्वायर कर दो, है ना, और पावर 2024 है तो इसकी क्या कर दो, हाफ कर दो, 1012। और अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो अब ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 64 को 21 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, और पावर तो जितनी है ये 1012 थी, तो 1012 और 1 की पावर तो कितनी भी हो तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों, 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि कांस्टेंट टर्म इस एक्सपेंशन के अंदर बच्चों 105 है तो ए स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझाया हुआ है कि एन कितना है इस क्वेश्चन में 10, पी कितना है बच्चों, एक्स की ये पावर कितनी है 2, क्यू कितना है, एक्स की पावर ये कितनी है 3। आर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। किसी भी एक्स की कितनी भी पावर का अगर आपको कोफिशिएंट निकालना हो ना बाइनोमियल के अंदर, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी एक्स की पावर क्या होगी 0, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में 0। तो वैल्यू पुट करो 10 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 3, यानी ये आ गया 4। तो आर की वैल्यू अगर 4 है तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि इससे नेक्स्ट टर्म यानी कि T5 क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि जो इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म होगी ना उसमें बच्चों x नहीं आएगा, वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। और यही तो आपसे पूछा गया है कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 105 है, तो अपनी कांस्टेंट टर्म निकालना T5। क्या करोगे T5 निकालने के लिए बताओ, 10C4। और मैंने आपको बता रखा है ना जब भी कोफिशिएंट वगैरह निकालने होते तो x नहीं लेते, x चाहे कुछ भी हो x की टर्म नहीं लेनी, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है ना, √a की पावर 10 माइनस 4 कितना 6, और ये सिर्फ 1/2 कोफिशिएंट कंसीडर करना है आपको। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है कंसीडर, ये आ गया। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है बच्चों आपको 105 दे रखा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल आसान है। ए की जो वैल्यू आएगी लास्ट में उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 10C4 को सोल्व करें, 10 9 8 7 और बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, 9 8 जा 72, 3 210 आ गई आई थिंक, है ना। और ये ए क्यूब आ गया, और ये 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, देखो ये कट गया ना, ये 2 पे कट गया और ये 8 पे कट गया, तो यानी कि ए क्यूब की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। लेकिन ध्यान रखना आपसे ए नहीं पूछा गया, ए स्क्वायर पूछा गया, तो ए स्क्वायर कितना आएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना होएगा 4, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो जो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही आपको कांस्टेंट टर्म गिवन है ये वाली, और आपको 25 अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना। मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया नहीं था आपको कि अगर इस एक्सपेंशन के अंदर आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर m का, है ना, तो ये जनरल एक्सपेंशन होती है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि फर्स्ट टर्म के अंदर x न्यूमिनेटर में होता है, और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे x क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है। तो इनकी पावर को इक्वेट करके आपको क्या लिखना है, इस x की पावर को p लिखना है और इस x की पावर को क्या लिखना है q, और फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि r निकल गया, r मान लेते हैं 6 आ गया, कुछ भी आ सकता है r एक क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा। अगर मान लो r 6 आ गया तो हम कहेंगे कि इससे नेक्स्ट यानी कि T7 के अंदर क्या होगा, वो आपका
कोफिशिएंट मिलेगा आपको x की पावर m का, यानी कि x की पावर m जो कंटेन करेगी वो कौन सी टर्म कंटेन करेगी, 7th टर्म, यानी इससे एक नेक्स्ट। तो सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बट इसको हम रीअरेंज करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि पहली वाली टर्म के अंदर x ऊपर होना चाहिए, यानी कि इसको लिख दो आप 3 की पावर 1/5, और इस x की पावर 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, और ये x की पावर 1 है ये नीचे लेके आओ इसको। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, तभी ये शॉर्टकट एप्लीकेबल होगा। इसको नीचे शिफ्ट कर दो और ये पावर 12 है। तो अब आप मेरे को बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, 12, p कितना हो गया -1, q भी -1, m तो यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए आपको। तो r निकाल लो, n इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू, और इसमें से 0 माइनस करना है, तो यानी r कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो r 6 आ गया, तो इसका मतलब t7 क्या है बच्चों आपकी, t7 कॉन्स्टेंट टर्म है। t7 क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो t7 हम निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। t7 कैसे निकालोगे, 12c6 और इनटू, देखो जब भी कोई कोफिशिएंट वगैरह निकालना हो ना, तो x वाली टर्म को छोड़ दो, सिर्फ इनके कोफिशिएंट को आप कंसीडर करो। 3 की पावर 1/5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2/5 की पावर 1/3, ये आ गया। और इसकी पूरे की पावर यहाँ 12 माइनस 6 6, और ये 6 यहाँ पे आ जाएगी। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको, अल्फा इंटू 2⁸ इंटू 3 की पावर 1/5, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। 12c6 को अलग से सोल्व करें, 12 11 10 9 8 7, और नीचे 6 फैक्टोरियल यानी कि 720, ये कट गया 6 पे, ये कट गया 12 पे, यानी कि 11 इंटू 84 आ गया है ना। मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिख देता हूँ, क्या 11 इंटू 84, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बच गया देख लो, 3 की पावर डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर में सॉरी, कितनी बच गई, 2 की पावर लिख दो पहले, तो 6 ये है ना, और 3 की पावर बच गई ये 5/6 6/5, और ये डिनोमिनेटर में 5 की पावर बच गई कितनी, 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू 2⁸8 इंटू 3⁻1/5। देखो नीचे 5 की पावर 2 तो कितना होता है बच्चों, 25 होता है, और ये 25 तो आप उधर मल्टीप्लाई कर देना, क्यों, क्योंकि आपको 25 अल्फा निकालना है ना, सीधा निकल जाएगा। अच्छा 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 तो ये कैंसिल हो गई, 2 की पावर 2 और चाहिए, मतलब 4 और चाहिए, 4 इसको कैंसिल कर दो, है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाने का ये तरीका है, देखो 11 इंटू 21, 6 की पावर या 3 की पावर लिख दो इसको, 6 नहीं है ये, सॉरी 3 था, यहाँ पे आप क्या लिख दो, 3 की पावर 6/5, और ये 3 की पावर 1/5 नीचे ले आओ, है ना, और इक्वल टू क्या बच गया आपका 25 अल्फा बच गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। 3 की पावर 6/5 में से 1/5 घटाओगे क्या बच गया 1, यानी कि 25 अल्फा क्या बचेगा 11 इंटू 21 इंटू 3, 11 इंटू 21 इंटू 3, यानी कि 11 इंटू 63, तो 63 इसमें ऐड करोगे 693। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 693। बस इसमें क्या था, क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, मैंने आपको वो करके दिखा दी आसानी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको निकालनी इसमें भी कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन ध्यान से देखो, अभी तक हमने कांस्टेंट टर्म के 2 क्वेश्चन किए ना, उन क्वेश्चंस में क्या थी, एक्सपेंशन एक सिंगल थी बच्चों, क्या थी, एक सिंगल एक्सपेंशन, बट इसमें ना 2 एक्सपेंशन है, यानी इसको, ये तो एक पोलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है आपको, और ये एक एक्सपेंशन और दे दी साथ में। तो जब भी 2 एक्सपेंशन की मल्टीप्लीकेशन आ जाए और वहाँ पे आपको किसी पावर का कोफिशिएंट निकालना हो, चाहे x की पावर 0 का, चाहे x की किसी भी पावर का, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, इन दोनों एक्सपेंशन को आपस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बट हर एक टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किस टर्म को किससे करेंगे आप ये बताओ। अगर आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी कि x की पावर 0 चाहिए, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस 1 की मल्टीप्लाई इधर आप किससे करोगे, अगर x की किसी पावर से कर दिया तो देखो वो फिर आपके काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें x की पावर तो चाहिए नहीं, यानी कि इस 1 की मल्टीप्लाई आप इधर किससे करोगे, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म से करोगे। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे x की पावर 1 है और आपको चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो इस x की पावर 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करनी पड़ेगी, आपको x की पावर -1 से, क्योंकि आपको x की टर्म तो खत्म करनी है। तो x की पावर 1 और x की पावर -1 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x की पावर 0 आएगी। समझ रहे हो आप, मैं समझाना चाहता हूँ आपको क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, है ना। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई बच्चों आपको किससे करनी पड़ेगी, एक्स की पावर -3 से करनी पड़ेगी, तभी तो एक्स की पावर 0 बनेगी। तो इस तरीके से इस सेकंड वाली एक्सपेंशन की सारी टर्म को ओपन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ
कुछ टर्म को ओपन करने की जरूरत है जहां से आपको कांस्टेंट टर्म मिले, x की पावर -1 मिले और x की पावर -3 मिले। अब आप सोचोगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कहाँ से x की पावर -1 मिलेगी, कहाँ से x की पावर -3 मिलेगी। मैं कहता हूँ इसकी 2-3 टर्म को आप ओपन कर लो, है ना। मैंने लिख दिया, देखो इस एक्सपेंशन की 2 टर्म को ओपन करके मैंने आपके लिए लिख दिया। यहाँ से x की पावर कितनी आएगी 18, यहाँ से कितनी आएगी 15। आप बस इसी से आइडिया लगा लो, 18 से 15 इनकी 3 कम हो रही है, और आप आगे भी लिखते जाओगे ना तो ऐसे 3-3 कम होती जाएगी। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म में लिखूंगा तो x की पावर क्या मिलेगी मेरे को 18, सेकंड टर्म में लिखूंगा तो x की पावर कितनी मिलेगी 15। ऐसे ही थर्ड टर्म फोर्थ टर्म लिखता जाऊंगा तो एक एक पावर क्या होती, 3-3 पावर क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। एक बात और यहाँ पे देखो, x की जितनी भी पावर है ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल है ना। x की जितनी भी ये पावर है ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स है। तो यानी आपको कांस्टेंट टर्म तो मिल जाएगी यहाँ पे। कांस्टेंट टर्म का मतलब x की पावर 0 ये रही, है ना। क्या आपको x की पावर -1 मिलेगी इधर, इधर x की पावर -1 कहीं नहीं मिलेगी, है ना, ये नहीं मिलेगी। x की पावर -3 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखो ये रही x की पावर -3। बस आपको मैं यही समझाना चाहता था, यानी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस 1 की मल्टीप्लाई, इस 1 की मल्टीप्लाई मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, इधर इधर कांस्टेंट टर्म से करनी पड़ेगी। और कांस्टेंट टर्म देखना कहाँ पे मिलेगी, t7 में। कांस्टेंट टर्म बच्चों किसकी है, t7। और इसकी इसकी तो मल्टीप्लाई करोगे -1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, x की पावर -3 से। और वो कहाँ मिलेगी आपको t8 में, वो कहाँ मिलेगी बच्चों आपको t8 में। बस ये आप निकाल के और आप मल्टीप्लाई कर देना 1 की इस t7 से और इस -3 की, कोफिशिएंट देख रहे हैं ना अपने को, तो कोफिशिएंट कितना -3, इस -3 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे, t8 के कोफिशिएंट से, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई अपनी, बताओ आप मेरे को, कांस्टेंट टर्म। बस अब इसमें कैलकुलेशन बाकी है, वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया। 1 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे t7 कैसे निकालोगे बताओ, 9c6, t7 तो आपको निकालनी आती है ना। और ये कितना हो जाएगा 3/2 और एक्स स्क्वेयर वगैरह को छोड़ दो। मैंने कहा ना कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो एक्स की टर्म को तो कंसीडर कभी करना ही मत आप, ठीक है। बस इसके कोफिशिएंट को, और -1/3। पावर बोलो, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, -3 सिर्फ कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, किससे, t8 से। t8 बच्चों कैसे निकालते हो बताओ आप मेरे को, t8 कैसे निकालोगे, 9c7, 9c7, और 3/2 की पावर 9 में से 7 गया 2, और -1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 7। ये हो गया। बस ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। और क्वेश्चन में ये किसके इक्वल गिवन है, p के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से p आ जाएगा। p आ गया तो उसको 108 से मल्टीप्लाई करके 108p आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 9c6 को 9c3 लिख सकता हूँ, और 9c3 कैसे सोल्व करते हो आप, 84, और 3/2 की पावर 3 है तो मैं इसको लिख देता हूँ, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस ही हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगी बच्चों 3 की पावर 6। ठीक है, ये देखो -1 की पावर 7 माइनस होएगा ना, और माइनस एक बाहर है तो मैं माइनस माइनस क्या कर देता हूँ, प्लस कर दूँ। और ये कितना आ गया 3, 9c7 कितना होता है 36, 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4, और ये क्या आएगा बच्चों 3 की पावर 7। बस इसको अब क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे तो नीचे 3 की पावर 3 बच गया, ये 3 की पावर 3, और ये 4 पे काट दो आई थिंक, है ना, ये 4 पे कैंसिल कर दो आप। 4 पे कैंसिल करोगे ना तो कितना आएगा 21, तो 21/2, और ये कितना आ गया 3 की पावर 3 बच गया। और इसको भी क्या कर लो आप, 4 9 जा 9 इंटू 9 क्या होता है 81, यानी 3 की पावर 4, और 4 कैंसिल कर दो तो क्या बच गया 3 की पावर 3। मैं दोनों में डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है ना। तो 27 या 54 एल्शियम ले लो अब इसका, ये 27 हो गया, 27 इंटू में 2। तो क्या करो देखो, कैलकुलेशन तो कोई मिस्टेक नहीं की मैंने, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे कितना आएगा 6, और ये 2 और ये 7, 3/2 यानी कि 9/4 लिखना था क्या मेरे को, ये 84 हो गया। और ये हो गया यहाँ पे आई थिंक, ठीक है 3 की पावर 3 और 8 है ये, है ना, ठीक है। तो P क्या आ गया सोल्व करके 21/54 और प्लस 3/27, ये आ गया ना। 54 एल्शियम ले रहा हूँ मैं, 54 तो कितना आ गया 21, और प्लस में ये कितना आएगा आपका 2 3 जा 6, यानी 27/54, यानी 1/2 आ गया, है ना। वैसे ही कैलकुलेशन मुश्किल लग रही थी, क्या आ गया 1/2। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों
1/2, तो अपने को क्या निकालना है 108p, तो 108 की मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो आंसर कितना आएगा 54। मैंने आपको सारा कैलकुलेशन भी बता दी इसकी आसान तरीके से, और ये भी बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा एक्सपेंशन आए तो उसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है किसी भी पावर का कोफिशिएंट निकालने का। देखो बच्चों सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी तरह का क्वेश्चन, आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 2/3 का, x की पावर -2/5 का, और फिर दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। तो करें, पहले किससे स्टार्ट करते हैं, x की पावर 2/3 से। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो n यहाँ पे कितना है बच्चों 9, p होती है फर्स्ट टर्म में जो x की पावर होती है ना, न्यूमिनेटर के अंदर होना चाहिए q, बट यहाँ पे देखो मिस्टेक होने के चांस होते हैं बच्चे से, ये -2/5 नहीं लिखना q को, क्या लिखना है +2/5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये x की पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है इस बात से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ये जो x है ना बच्चों ये डिनोमिनेटर के अंदर होना चाहिए बस, फिर जो भी पावर होगी ना वो क्या कहलाएगी q कहलाएगी। और m क्या होता है, x की जितनी पावर का आपको कोफिशिएंट निकालना है उस पावर को क्या बोलते हैं m। तो r निकाल दो, r का फॉर्मूला क्या होता है np माइनस m अपॉन p प्लस q। करें सोल्व, n और इनटू में p माइनस m अपॉन p प्लस q, यानी कि 2/3 और प्लस में 2/5, इसको कर लो सिंप्लीफाई। तो ये कितना आ गया बच्चों 3 3 2 6, 6 माइनस 2/3, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका 15, एलसीएम ले लो, और ये कितना आएगा हमारा 5 10, और ये कितना आ गया 6 16/3, और ये 16/15 यानी 15/16 5 आ गया, आर 5 आ गया। और इसी तरह से आप x की पावर -2/5 के लिए निकालोगे ना, तो बस फर्क कहाँ पे आएगा m में फर्क आएगा, तो यहाँ से बच्चों आप r निकालोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद सोल्व कर देना। अगर यहाँ पे R5 आ गया तो इसका मतलब सिक्स्थ टर्म के अंदर कंटेन करेगी, सिक्स्थ टर्म कंटेन करेगी x की पावर 2/3 को, R यहाँ से 6 आ गया, इसका मतलब सेवन्थ टर्म कंटेन करेगी किसको, x की पावर -2/5 को। ठीक है, मैंने दोनों आपको निकाल के दिखा दिए, ये एक में सिक्स्थ टर्म और एक में सेवन्थ टर्म। तो बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बताओ फिर, आंसर हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ सेवन्थ टर्म, है ना। सिक्स और सेवन्थ टर्म के कोफिशिएंट को निकाल के और क्या कर दो ऐड कर दो बस। सिक्स टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 9c5, सिक्स टर्म कैसे निकालते हो 9c5, फिर कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ कितना 1/2, एक्स से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है 1 और 1/2 से। अच्छा, इस 1 की पावर तो कितनी भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे 9 - 5 होती है ना, और इसकी पावर 5 प्लस इसका कोफिशिएंट सेवन्थ टर्म का बच्चों 9c6, 1 की पावर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बस इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल दो। 9c5 कितना होता है, 9c4 निकाल दूँ मैं, 9 8 7 6 और नीचे 4 फैक्टोरियल, 8 6 जा 48, 2 पे कट गया, 9 2 जा 18 या 7 2 जा 14, 14 इंटू 9 126 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आपको करनी है, मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी कंप्लीट। 9c6 क्या होता है 987, 9c3 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, 84 आ गया, ये 84, और ये 2 की पावर 6 कितना होता है 64। अब चाहो तो आप इसको तो सेम रख लो, इसको भी 32 बना लो, 42/32। अब इनको ऐड कर लो 32 और 32, एलसीएम सेम हो गए ना, तो ये कितना हो गया आपका 168/32, 4 पे काट दो या 8 पे काट दो, 8 4 जा 8 2 जा 8 1 जा, आंसर कितना आ गया 21/4। कैलकुलेशन है वो मैंने आपको करके दिखा दी, 21/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70, एक्सपेंशन देखो अब की बार बच्चों, पहले हमने बाइनोमियल सीखी है ना अभी तक, बट ये बाइनोमियल नहीं है, देखो कितनी सारी टर्म इसके अंदर है, बट इसको ध्यान से देखो, कभी भी एग्जाम में इतनी सारी टर्म प्लस के अंदर आ जाए ना, एडिशन के अंदर, तो आप समझ जाना ये क्या मिलेगी, 100% आपको जीपी मिलेगी, है ना। और ये है ना जीपी, देखो कैसे, एक्स की पावर तो एक एक बढ़ती जा रही है, एक्स की पावर तो बच्चों हर बार एक एक बढ़ती जा रही है, और 1 + एक्स की पावर एक एक कम होती जा रही है ना, तो यानी कि ये क्या है बच्चों, एक जीपी है, इट इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो, बता सकते हो कि कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म तो ये है पूरी, है ना। कॉमन रेशियो क्या है, देखो एक्स की पावर एक एक बढ़ती जा रही है, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और 1 + एक्स की एक पावर कम हो रही है, यानी कि 1 + एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, या ऐसे नहीं निकालना आता, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो डिवाइड कर दो, वही तो कॉमन रेशियो होता है, मतलब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दो, वही तो आएगा, है ना। तो और ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, देखो ध्यान से, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, और लास्ट में कितना है एक्स की पावर 54, तो 2 3 4 और 54, तो 1 से स्टार्ट होता तो 54 होती, बट 2 से स्टार्ट होता, यानी कि ये टर्म कितनी है टोटल 54,
53 टर्म्स है ना, ध्यान रखना हर बात का। 53 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म भी मेरे को पता लग गया, कॉमन रेशियो भी पता लग गया, तो बस अब मैं इनका क्या निकाल लेता हूँ, एक बार सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। 53 टर्म है, n कितना है बच्चों 53, फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98, और कॉमन रेशियो कितना है x अपॉन 1 प्लस एक्स। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जीपी के अंदर आप सभी जानते हो, a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a का मतलब बच्चों एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 98 हो गया, 1 माइनस आर रेस्ट टू पावर n, आर कितना है देखो x बाई 1 प्लस एक्स इसकी पावर n। कैलकुलेशन से मैं कहता हूँ, मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट चूज कर ही लिया ना, आपको घबराना है ही नहीं, बस कैलकुलेशन से नहीं डरना, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा मैथमेटिक्स, आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे मैं समझाता जाऊंगा। कैलकुलेशन से ये नहीं सोचना कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करोगे वो बात आपका सोचने का अभी काम नहीं है, अभी आप अभी की कैलकुलेशन सुधारो, अभी सुधर जाएगी तो पेपर के अंदर तो हो ही जाएगी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पहले इसको रफ में सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एल्शियम लोगे 1 प्लस एक्स माइनस, यानी कि ये आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये ऊपर जाके 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि इस 1 प्लस एक्स की पावर 98 और ये 199 लिख दूँ क्या, और इसको अलग अलग कर दो आप, इसको आप बच्चों n कितना था 53 था ना, सॉरी n को मैं क्या लिख देता हूँ 53 लिख दूँ, n को कितना लिख देता हूँ 53, तो n को यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं 53 लिख देते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 99, और ये एल्शियम ले लो 1 प्लस एक्स की पावर 53, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 53, और माइनस कितना आ जाएगा एक्स की पावर 53, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम लेके जाते हैं, देखो ये तो कैंसिल कर दे, ये क्या कर दो आप एक्स स्क्वेयर, और 99 में से 53 47 46 बच गया, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर कितना बच गया बच्चों 46, और अंदर इसके क्या बच गया 1 प्लस एक्स की पावर 53 और माइनस एक्स की पावर 53, है ना, यही बच गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 99, और एक्स की पावर कितनी होगी 55, और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होगी बच्चों 46 होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या निकालना है, हमारे को निकालना है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट निकालना है बच्चों, एक्स की पावर 70 का, देखो ये रहा x की पावर 70, x की पावर 70 का कोफिशिएंट अपने को दे रखा है, ये कोफिशिएंट दे रखा है अपने को, है ना, ये वाला x की पावर 70 का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70, और हमारे को p प्लस क्यू की एक पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। पहले हम निकालते हैं ना x की पावर 70 का कोफिशिएंट, आप बताओ मेरे को कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर आपको x की पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए, आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, 70 का कोफिशिएंट चाहिए बच्चों, ये x की पावर 2 तो पहले ही है ना, तो इस एक्सपेंशन में आपको क्या चाहिए, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 68, क्योंकि 68 पावर अंदर है 2 बाहर है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। यहाँ पे 55 ये है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कितना चाहिए, यहाँ पे बच्चों चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर सिर्फ 15, क्योंकि 15 और 55 मिलके क्या बन जाएगा 70, तो फिर क्या हो गया बताओ, x की पावर 68 का कोफिशिएंट, डायरेक्ट रूल होता है ना 99C68, रूल क्या होता है बच्चों, अगर 1 प्लस एक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल एक्सपेंशन है ना, अगर आपको इसमें निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो वो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट NCR, तो 68 का निकालना है तो क्या आएगा 99C68 माइनस 15 का निकालना है तो क्या आ जाएगा 46C15, ये अपना कोफिशिएंट आ गया। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो सेम है 99CP और 46CQ, ये क्या गिवन है बच्चों आपको 99CP माइनस दिस वन, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब तो क्या हो गया P की वैल्यू कितनी है 68 और Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, तो P प्लस Q कितना आ गया 68 प्लस 15 यानी 83 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, 83 ऑप्शन में है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब 83 आंसर आ गया तो इन्होंने ये क्यों लिखा ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू, पॉसिबल का मतलब तो ये वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब तो कोई और भी वैल्यू हो सकती है, हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है वो देखो, यहाँ पे 68 को 99C68, 68 की जगह आपको पता है ना प्रॉपर्टी होती है 68 को आप क्या लिखते हो 99 में से 68 माइनस करके लिख दो, यानी कि 31,
और 15 को क्या लिख दो आप 46 माइनस 15 यानी कि 31, तो ये भी हो सकता है, यानी कि p की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों 31 और q की वैल्यू 31, तो p प्लस q की वैल्यू 162 भी हो सकती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। देखो क्या 62 आंसर में है, क्या 62 आंसर में है, क्या नहीं है ना, तो इसलिए इसने क्या कहा था कि एक पॉसिबल कोई वैल्यू बताओ। हाँ ठीक है, ये भी हो सकती है कि हम इसको तो चेंज कर दें और इसको चेंज ना करें, है ना, ये 15 ही रखे, तो कई तरह की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है हम 68 को चेंज कर दें, इसको ना करें, या इसको कर दें 68 को ना करें। तो पहली बार में ही हमारा बिना चेंज किए एक ही बार में आंसर आ गया 83, और वही ऑप्शन में था, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इस तरह की किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको बच्चों क्या फाइंड आउट करनी होती है, रैशनल टर्म। एक शॉर्टकट है कि कितनी रैशनल टर्म होती है, यानी इस एक्सपेंशन को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आएगी। रैशनल का मतलब जैसे 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/4 ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए, है ना। जैसे 2 की पावर 1/5 की पावर अगर हम 15 कर दें तो ये 15 5 से कट जाएगा, तो यानी 2 की पावर 3 ये रैशनल हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका शॉर्टकट ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है फुल लेक्चर्स के अंदर, ये आप देख लेना। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर ये जो छोटे एग्जाम होते हैं एनडीए वगैरह के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे तो पूछी जाती है सिर्फ नंबर ऑफ रैशनल टर्म या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछ लेगा, है ना। टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 16, 16 में से रैशनल टर्म माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगी, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बच जाएगी। बट जेई के अंदर आपसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहां पे क्या पूछा जाएगा आपसे, सम पूछ लिया गया, यानी कि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन कौन से नंबर की टर्म रैशनल है तो फिर आप उसका सम कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि इसमें कितनी टर्म रैशनल होगी, और फिर आपको ये सिखाता हूँ बेसिक मेथड से कि कौन कौन सी टर्म रैशनल होगी, तभी आप उन दोनों का या उन तीनों टर्म का सम निकाल पाओगे, जब आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से नंबर की टर्म इसमें रैशनल है। तो देखो पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। अगर बच्चों सिर्फ पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, तो आप सिर्फ क्या करोगे, ये जो पावर है एन इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसको डिवाइड कर दो इस 5 और इस 3 के एलसीएम से। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, और जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, है ना, CIF का सिंबल होता है, और उसमें एक ऐड कर दो। 1 ऐड कब करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर ये 15 इस 5 या इस 3 में से कम एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो 1 ऐड करना है, अगर दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होता तो 1 ऐड नहीं करना, बस। ठीक है, इतना सा रूल है। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, 15/15 क्या होता है 1, 1 का GIF 1 होगा, 1 + 1 कितने होगा 2। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म अगर आपसे पूछा जाता तो बच्चों आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, बट आपसे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म नहीं पूछा गया है, ये जो दो रैशनल टर्म है ना, इन दोनों को क्या पूछा गया आपसे बच्चों, सम। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी टर्म रैशनल है। अगर ये पता लग गया तो फिर तो सम आप आसानी से निकाल ही लोगे। अब बेसिक मेथड क्या है इसका, ये ध्यान से देखो, ये सारा कुछ सिखा देगा आपको अगर आपको ये मेथड समझ आ गया। आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको बच्चों कुछ भी निकालना हो ना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, आप सिर्फ क्या लिखा करो, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, TR+1, TR+1 लिखना इसकी 15CR 2⁻1/5, और इसकी पावर कितनी आएगी 15 माइनस आर, और 5⁻1/3 की पावर कितनी आएगी बच्चों आर। इसको थोड़ा ठीक करके लिखो, क्या आएगा देखो 15CR 2 कितनी हो जाएगी 15 माइनस R/5, और 5 कितनी हो जाएगी R/3। अब इतना करने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है रैशनल टर्म निकालने के लिए। देखो ये जो पावर है ना, ये जो 2 की पावर है ये वाली पावर, और ये जो 5 की पावर है ये वाली पावर, बच्चों ये दोनों की दोनों पावर ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी, दोनों की दोनों पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होनी चाहिए, है ना। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, पावर इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि इनको पावर को सोल्व करने पे जो आंसर आएगा ना वो बच्चों इंटीग्रल आना चाहिए। 2 की पावर ऐसे आना चाहिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर -5, 2 की पावर 10, ऐसे नहीं आना चाहिए 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/7, फिर तो वो क्या नंबर बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। तो बस आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट देखना है कि ये दोनों की दोनों पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, देखो पहले इसके ऊपर आते हैं। R/3 एक इंटीजर कब होगा, जब R किसका मल्टीपल होगा 3 का। R इज ए, मैं इससे तो बहुत आसानी से बता सकता हूँ ना, अगर R 3 का मल्टीपल होगा बच्चों तभी तो 3 के मल्टीपल को 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा आंसर आएगा ना, इंटीजर आएगा। यानी कि R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, 0 से स्टार्ट किया करो आप, नेगेटिव नंबर को भूल जाओ।
थ्री का मल्टीपल 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15 आगे भी हो सकते हैं, बट आप खुद देखो 15C R के अंदर R की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है बच्चों, 15 ही हो सकती है ना, 15 से बड़ा तो R हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात कि R की वैल्यू इन 6 में से कुछ ना कुछ होगी। फिर दूसरी बात ये भी तो होना चाहिए ना कि 15 माइनस R बाय 5 एक इंटीजर होना चाहिए। 15 में से आप वो चीज़ माइनस करो कि माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 5 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मतलब R की वैल्यू एक तो आप देखो 0 पुट कर सकते हो क्या, 15 माइनस 0 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। और फिर 3 नहीं पुट कर सकते, 6, 9, 12 नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि उसको अगर R को आपने मान लो 3 पुट कर दिया तो 15 माइनस 3 12, 12 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो R को क्या पुट करोगे बताओ आप मेरे को, R को सिर्फ और क्या पुट कर सकते हो 0 के 15। तो यानी कि ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है, ओनली टू वैल्यूज ऑफ आर आर पॉसिबल। अब आप मेरी बात समझ गए कि आर की सिर्फ ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो ये जो जनरल टर्म आपने लिखी है ना, ये वाली TR+1, इसके अंदर आर की ये दोनों वैल्यू पुट कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि ये दो टर्म आपकी क्या है बच्चों, रैशनल टर्म है। मैं दोबारा लिख दूं एक बार, TR+1, TR+1 अपनी क्या थी, नंबर ऑफ टर्म थी ना, ये जो रैशनल टर्म थी इसमें आर की वैल्यू एक बार क्या पुट करो 0 और एक बार क्या पुट करो 15। आर को 0 पुट करोगे तो मतलब T1 और 15 पुट करोगे इसका मतलब T16। आर टू रैशनल टर्म्स, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। ये दोनों की दोनों टर्म बच्चों क्या है, रैशनल है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, इन दोनों का सम T1 प्लस T16 निकाल दो। T1 कैसे निकालते हैं बताओ, फर्स्ट टर्म इस एक्सप्रेशन की कैसे निकालोगे, 15C0, 15C0 और ये क्या होगी 2 की पावर 1/5, 5 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5 और 5 की पावर 1/3। इसकी पावर कितनी होगी 15 माइनस 0 और इसकी पावर कितनी होगी 0। फिर T16 निकालो बच्चों, कितना हो जाएगा बताओ, 15C15 और 2 की पावर 1/5 और 5 की पावर 1/3। यहाँ पे इसकी पावर 0 हो जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ये 1 होता है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 15/5 3 और ये कितना हो गया 1, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 8, 5 रेज टू पावर 5 कितना होता है 3125। तो आंसर कितना आ गया अपना 3133। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, उसका तो शॉर्टकट है, बट कौन कौन सी टर्म रैशनल है उसके लिए मैंने आपको बेसिक मेथड समझा दिया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, इन दोनों का सम पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, प्रोडक्ट पूछ ले, ठीक है, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि स्पेशल एक्सपेंशन होती है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। स्पेशल एक्सपेंशन है ये, 1 + x की पावर कुछ भी हो सकती है। इसमें x की पावर 4, x की पावर 5 और x की पावर 6 के जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको क्या बताने हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बतानी है। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का डबल इक्वल होता है A+C, ये सब आप पढ़ के आए हो सीक्वेंस सीरीज के अंदर। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, NCR अपॉन NCR-1, मतलब n तो दोनों जगह सेम होता है, नीचे एक वैल्यू क्या होती है r की कम, ऊपर r है तो क्या होती है R-1। तो इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट, ये इन दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, n में से माइनस कर दो R-1 और ये वाला r बच्चों नीचे लिख दो। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ 10C5 डिवाइड बाय 10C4 निकालना है आपको, ठीक है, नीचे एक कम होता है 5 से एक कम। तो इसका आंसर सीधा क्या होगा, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो और डिनोमिनेटर में क्या लिख दो 5। इसका आंसर सोल्व करके आप देखोगे ना बेसिक मेथड से, तो क्या आएगा इसका आंसर 6/5 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, आप मेरे को ये बताओ इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, फिर x की पावर 5 का और फिर x की पावर 6 का, क्या होता है सीधा सीधा फॉर्मूला NC4, NC इसका क्या होगा NC5 और इसका NC6। ये तीनों नंबर बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं एपी में, तो यानी कि बीच वाले नंबर का डबल और बाकी दोनों का सम, बाकी दोनों को क्या कर दो बच्चों सम। अब देखो ध्यान से मेरी बात, इस क्वेश्चन को छोड़ने का तो एग्जाम में कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 28 है ना, आप 28 को यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर ये सेटिस्फाई करता है इसका मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 28 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट मैं कहता हूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, 28C4, 28C6, 28C5 है ना, पॉसिबल नहीं है एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन करना। तो अब इसकी ट्रिक क्या है देखो, अगर बेसिक मेथड से जाओगे इसको ओपन करोगे NC5 को तो भी बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना।
आप ये ध्यान से देखो, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है, और मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया था इसमें आर और यहाँ पे जो नंबर है इनमें एक का डिफरेंस होता है। तो मैं कहता हूँ आप इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय NC5। बच्चों NC5 से डिवाइड करोगे तो ये NC5 कट जाएगा, ये NC5 इसके नीचे आ जाएगा और ये NC5 इसके नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों का आंसर मेरे को ना डायरेक्ट पता है, इसका भी और इसका भी। कैसे? ये ध्यान रखना, ये 4 ऊपर छोटा है बच्चों, 5 नीचे बड़ा है ना, लेकिन नीचे छोटा होना चाहिए। तो पहले मैं NC5 बाय NC4 का आंसर निकालूंगा, क्या आएगा? n-4/5 आ गया ना। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? फिर उल्टा होगा ना, 5 ऊपर और नीचे क्या आएगा? n-4। और इसका आंसर सीधा ही n-5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 6। अब आप मेरे को बताओ, अब तो ऑप्शन का यूज करके बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो ना। 20, या तो इसको सोल्व कर लो, ये लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है क्वाड्रेटिक बनाना भी। ये लो मैं एलसीएम ले लिया, 6 5 जा 30 और n-4 इंटू n-5। अगर मेरे से सोल्व करवा के देखना चाहते तो मैं कर देता हूँ। तो आंसर कितना आएगा बताओ अपना? इक्वल टू क्या आ गई है? 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा? 30 प्लस n-4 n-5 की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों? n स्क्वायर माइनस के 5 और 4 9n और 5 4 जा 20, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या था अपना? 6n-24 है ना, ये क्या आ गया? 6n-24। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50 और ये क्या आएगा? 12n माइनस के 48। सिंप्लीफाई करोगे ये -12 होगा तो 21 हो जाएगा और ये 98 हो जाएगा, है ना। तो 28 के फैक्टर बना लो, 14 और 7 बन जाएगा ना, 14 और 7, 14 7 जा 98 होता है। तो n-7 n-14 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 14 और 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 14। 14 क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछी गई है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 14। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लेट m and n be the coefficients of 7th and 13th terms respectively in this expansion, then n by m raised to power 1/3 क्या होगा? यानी आपको क्या निकालना है? बस 7th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है और 13th टर्म का। जैसे आप 7th टर्म निकालते हो तो वो तो क्या करते हो, कंप्लीट निकालनी पड़ती है आपको, उसमें x की पावर भी लेनी पड़ती है। बट कोफिशिएंट का मतलब होता है ये जो x की टर्म है ना, x की पावर 1/3 x की पावर 2/3, इसको इग्नोर कर दो आप। तो यानी कि m क्या होगा आपका बच्चों? कोफिशिएंट होगा किसका? T7 का। T7 कैसे निकालते हो बताओ आप मेरे को? 18C6 करते हो ना, और फिर 1/3 सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। और फिर कितना लेना है आपको? 1/2। और इसकी पावर कितनी होगी बताओ? 18 में से 6 गया 12 और इसकी पावर कितनी होगी? 6। ये हो गया, ये होगी बच्चों m की वैल्यू। अब निकाल लो n। n क्या क्वेश्चन में गिवन है? कोफिशिएंट ऑफ 13th टर्म। तो 13th टर्म का कोफिशिएंट बता दो आप कितना आएगा? 18C12 और 1/3 1/2 तो लिखी दो। और इसकी पावर कितनी होगी? 18 में से 12 माइनस करोगे 6 और इसकी पावर कितनी होगी? 12। आपको निकालना क्या है बताओ आप मेरे को? n/m निकालना है ना, इसकी पावर 1/3 निकालनी, ठीक है। पहले n/m निकालो। देखो आप एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ये और ये वैल्यू इक्वल है क्या? 18C6 और 18C12 तो आप सब जानते ही हो इक्वल ही होती है। तो डिवाइड करेंगे तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो ही जाएगी, है ना। अब ऊपर क्या बच गया देखो? 1/3 की पावर 6, n को m से डिवाइड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नीचे क्या बचेगा? 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6। तो यानी कि ये क्या बनने वाला है? ये ऊपर 12 है, नीचे 6 है, तो 1/2 की पावर ऊपर क्या बचेगी? 6, और इसमें नीचे 1/3 की पावर क्या बचेगी? 6। तो इकट्ठे की पावर कर दे, 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इसकी पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 3/2 हो जाएगा क्या? 3/2 की पावर कितना आ गया? 6। यानी कि मेरी वैल्यू आ गई n/m की। बट मुझे निकालना है n/m का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, 1/3। तो 3/2 की पावर जो 6 थी, इसकी 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 की पावर कितनी होगी? 2। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 9/4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 9/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया। इसमें कहता है a डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो उसमें जितनी भी टर्म आएगी ना, उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे उनका सारे का सम कितना है बच्चों? a। तो आपको मैंने बता रखा है ना कि आपको सारी टर्म के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनका सम निकालना हो तो x की जगह जो भी वेरिएबल हो उसमें उनको सबको क्या पुट कर देते हैं? 1। x को 1 पुट कर दो, तो 1 - 3 प्लस 10 रेज टू पावर n कितना हो गया? 11 8 8 रेज टू पावर n, a की वैल्यू आ गई। और b क्या है? इसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स का सम है, n को x को क्या पुट कर दो? 1।
तो यानी कि 2 की पावर क्या आ गई n। अब आप मेरे को बताओ कौन सा रिलेशन आपको ट्रू लग रहा है। कोई बच्चा भी बता देगा कि जो 8 होता है ना बच्चों, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, यानी कि 8 को आप क्या लिख दो 2 की पावर 3 लिख दे। बोलो ऐसे कर दूं क्या? या देखो ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, 3 इंटू एन 3n, या इसको आप 2 की पावर n की पावर 3 लिख दो, बात तो एक ही है। और 2 की पावर n क्या है बताओ, a है, सॉरी ये क्या है 2 की पावर n क्या है बच्चों, b है। 2 की पावर n को आप क्या लिख दो, p लिख दो, और b क्यूब, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, b का क्यूब है, a इज इक्वल टू b क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें सारी इंटीग्रल टर्म का सम निकालना मैंने आपको सिखाया था, बट इसके अंदर तो सिर्फ क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। बच्चों इंटीग्रल टर्म कह लो या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तीन नाम होते हैं इसके, इंटीग्रल टर्म कह लो या नंबर ऑफ रैशनल टर्म, या कह लो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, ठीक है, एक ही बात है। तीनों में से कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले तो बताओ आंसर क्या आएगा डायरेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, 824 को डिवाइड करो इन दोनों के एलसीएम से, 2 और 6 के एलसीएम से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और +1 करोगे। कब करोगे, जब 824 या तो 2 से डिवाइड हो या 6 से या दोनों से। और यहाँ पे 6 से तो नहीं होता 824, बट 2 से तो होता है ना, तो इसका मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा। 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चों बताओ आप मेरे को, 6 होता है। 824 को 6 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 7 जा 42, तो 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये बताओ, 137 एंड 2/6 आ गया ना, ये आ जाएगा क्या, +1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 137 ही होगा, +1 138। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 138। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर ये। देखो बच्चों रिमाइंडर के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया, 64 रेज टू पावर 32 रेज टू पावर 32। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना आप कि 64 रेज टू पावर 32 और पूरे की पावर 32, नहीं ये नहीं होता है ना। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, और किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि 2 रेज टू पावर 3 करके सर और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, मैं दोनों आपको अलग अलग समझाता हूँ। देखो 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर। अब आप खुद देख लो 2 की पावर 9 और 8 का स्क्वायर सेम थोड़े होता है। 2 की पावर 9 तो कितना होता है 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये गलती आप मत करना, दोनों बातें अलग अलग होती है ना। यानी कि एक नंबर है हमारे पास 64, और 64 की पावर कितनी है 32 रेज टू पावर 32। तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना। आप खुद सोचो पावर चाहे कितनी भी हो, आप मैंने क्या कहा था आपको, पावर कितनी भी हो आप सिर्फ बेस को फोकस किया करो, और बेस को 9 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। 64 को बच्चों 9 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितने बचने वाला है आपका 1, तो बस रिमाइंडर लिख दिया करो। और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 32 रेज टू पावर 32, और 1 की तो कितनी भी पावर करो तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कोफिशिएंट बताना है आपको x की पावर 2012 का। देखो अगर एक सिंगल एक्सपेंशन होती है ना बाइनोमियल, तो हम आसानी से बता देते हैं, बट ये क्या कि दो एक्सपेंशन की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बट आप ध्यान से देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी होती है 1 माइनस एक्स क्यूब, है ना, दिख रही है ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या होती है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आप सब जानते हो। तो मैं उसको उसी तरह की बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसकी पावर 2007 है और इसकी पावर 2008 है, तो मैं ये जो 2008 पावर है ना, मैं इसको 1 पावर अलग कर देता हूँ और इसकी 2007 पावर अलग कर देता हूँ, है ना। अभी बताता हूँ देखो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं अब इन लास्ट वाली दो एक्सपेंशन को मर्ज कर सकूँ। ये तो अलग रखो, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो। इन दोनों को ऐसे लिख दूँ मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इस पूरे की पावर कितनी है 2007। ऐसा क्यों लिखूँ, ताकि मैं इसकी आइडेंटिटी लिख सकूँ क्या 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया है ना। अब आप ध्यान से देखो आपको 2012 का कोफिशिएंट चाहिए। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। मैं कहता हूँ इस 1 माइनस एक्स को आप भूल जाओ एक बार के लिए, या आप ऐसा कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 1 की मल्टीप्लाई अलग कर लो इससे ऐसे, और x की मल्टीप्लाई बच्चों इससे क्या कर लो अलग कर लो। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। अब आप मुझे बस ये बता दो आपको x की पावर 2012 का कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 2012, ये जो 2012 नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है क्या, पहले तो आप मेरे को ये बताओ। नहीं होता ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होता।
आप 1 माइनस एक्स क्यूब की एक्सपेंशन जब ओपन करोगे ना इसकी पावर 2007 के साथ, इसकी जितनी भी टर्म आएगी उसमें एक्स की जो पावर होगी ना बच्चों वो 3 का मल्टीपल होगी। जैसे आप ओपन करके देख लो रफ में, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, आप कैसे ओपन करते हो इसको बताओ। 2007 सी 0 और माइनस एक्स क्यूब की पावर कितनी आएगी 0, फिर ऐसे चलता रहेगा 2007 सी 1 और माइनस एक्स क्यूब की पावर 1, यानी जो x की पावर आएगी ना वो सारी की सारी क्या होगी बच्चों 3 का मल्टीपल होगी। बट हमें 2012 चाहिए यहाँ पे x की पावर, तो इसके तो अंदर x की पावर 2012 आने वाली नहीं है ना। ये एक्सपेंशन बच्चों x की पावर 2012 को कंटेन नहीं करती, डज नॉट कंटेन x रेज टू पावर 2012। समझ गए, एक पार्ट तो खत्म। अब दूसरे पार्ट को ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि बाहर अगर x है बच्चों और आपको पूरे कंप्लीट इस मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 2012 चाहिए, तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए बताओ, x की पावर 2011। क्यों? क्योंकि एक पावर तो बाहर है ही, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी x की पावर 2012। लेकिन आप फिर बताओ मेरे को, क्या x की पावर जो 2011 होता है क्या ये 3 से डिवाइड होता है? क्या नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड, नॉट डिविजिबल बाय 3। हमें इस एक्सपेंशन में x की पावर चाहिए 2011, बट 2011 तो मिलेगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जितनी भी पावर होगी x की वो 3 के मल्टीपल्स होगी, और 2011 3 का मल्टीपल है ही नहीं। इसका मतलब ये पूरी एक्सपेंशन भी बच्चों क्या है, डज नॉट कंटेन x रेज टू पावर 2012, यानी कि ना इधर मिलेगी ना इधर मिलेगी। तो अपना आंसर क्या आ गया, जीरो। कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों इसका, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी एक्सपेंशन के अंदर बच्चों कहीं आपको x की पावर 2012 मिलेगी ही नहीं, तो फिर उसके कोफिशिएंट को क्या बोलोगे आप, जीरो बोलोगे ना। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, इस एक्सपेंशन में अब की बार देखो तीन तीन एक्सपेंशन आ गई है ना, आपको सम बताना है कि इसका द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स रेज टू पावर -13, इन दोनों के कोफिशिएंट निकाल के और उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि इसको हम डायरेक्ट थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि या तो देखो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल ही सकते हो। पहले तो आप ये ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, कभी भी ये 3 आ जाए बच्चों और ये 3 आ जाए ना, आप हमेशा फॉर्मूला याद किया करो, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसी के अंदर तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 इसके साथ भी आएगा, 3 इसके साथ भी आएगा, है ना। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है बताओ, 1 का। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है बच्चों, 1 बाई एक्स का। तो क्या मैं 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या इस पूरे को? कैसे, देख लो करके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स और प्लस क्या आ गया 3 बाई एक्स स्क्र, और यही तो लिखा हुआ ये है ना। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र, और ये सब कुछ है 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। समझ गए आप इतनी बात? अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, यानी कि सिंपली, अच्छा इसकी पावर 5 तो है ना, देखो ये तो होल क्यूब, तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर 3, और ये पूरे की पावर 5 तो है ही, तो ये 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 1 माइनस एक्स स्क्र को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दूँ। अब इसका एल्शियम लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 1 की पावर बच्चों कितनी आ गई 15। अब देखो 1 प्लस एक्स की टोटल पावर ऊपर कितनी होगी बच्चों, 17 होगी क्या, 2 ये रही 15 ये रही, है ना। और 1 माइनस एक्स है ही, और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है 15 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 की मल्टीप्लाई अलग कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 17 से, और बच्चों x की मल्टीप्लाई अलग कर लो, है ना। मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स की पावर 17 डिवाइड बाई एक्स की पावर 15, और ये एक्स की एक पावर कैंसिल करके आप इसको ऐसे लिख दो। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, पहले एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 3। अब आप मेरे को ये बताओ, जब डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों x की पावर 15 है और आपको x की पावर 3 चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 15 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। यानी कि आपको इस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर 18 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों 18, x की पावर 18 को x की पावर 15 से डिवाइड करोगे तभी तो x क्यूब मिलेगा। और क्या आपको लगता है कि इसमें x की पावर 18 मिलेगी? नहीं, क्योंकि 17 इसकी इंडेक्स है, तो x की पावर मैक्सिमम क्या होगी, 17 होगी। तो यानी कि ये कोफिशिएंट क्या होने वाला है, जीरो, यहाँ तो मिलेगा नहीं। अच्छा अब इसमें देखो ध्यान से, एक्स क्यूब
नीचे बच्चों 14 है ना, तो ऊपर इससे 3 ज़्यादा मतलब कि 17 चाहिए आपको, है ना। इसके अंदर बच्चों आपको इस एक्सपेंशन के अंदर क्या चाहिएगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 वो मिलेगा। 1 प्लस एक्स की पावर 17 में कितना होगा, 17c17 होएगा, और 17c17 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मतलब कि पूरी एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, पहले में 0, फिर माइनस का साइन, फिर 1, यानी कि क्या आ गया, -1। अगर आपसे सिर्फ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों पूछा होता तो आंसर क्या आता, -1। अब इसी तरह से क्या निकालो, एक्स की पावर -13 का। नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, क्या था देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 17, एक एक करके समझते जाओ, आपको मुश्किल नहीं लगेगी चीज़ें। ये आ गया। और फिर क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर 17 डिवाइड बाय एक्स की पावर 14, यही था ना। और आपको एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक्स की पावर -13, बच्चों नीचे एक्स की पावर 15 है, तो 15 में से 13 माइनस कर दो। अगर आप ऊपर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ढूंढ लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऊपर एक्स स्क्वेयर आ गया और नीचे एक्स की पावर 15 है, तो बताओ क्या ये एक्स की पावर -13 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आपको एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट चाहिए। तो आप क्या करोगे बताओ, एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे, इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट चाहिए, और इसमें 14 है, तो 14 में से 13 माइनस करो, 1। और इस एक्सपेंशन में बच्चों आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स को आप एक्स की पावर 14 से डिवाइड करोगे, तभी तो बच्चों एक्स की पावर -13 मिलेगा ना। तो बस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट डायरेक्ट होता है ना 17c2, और x का कोफिशिएंट कितना होता है बच्चों, 17c1। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 17c2 कितना होता है, 17, 16 बाई 2 फैक्टोरियल, 17c1 17, 17 8 जा 136, -17 यानी कि कितना आ गया ये 119 आ गया, 119 आ गया। अब आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमने क्या निकाला था, -1, और ये 119। फाइनल आंसर कितना आ गया, 118। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यानी मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर भी एक्स अगर प्रेजेंट है तो उसको किस तरीके से हम जो है ना मैनिपुलेट करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन की आपको दे रखी है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको n निकालना है, x निकालना है और y निकालना है, और इसके अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन मांगता है, आपको एल्जेब्रिक कैलकुलेशन कितने अच्छे से आती है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला कोई नई बात है ही नहीं। देखो सेकंड टर्म आपको निकालनी आती है इस एक्सपेंशन में। सेकंड टर्म बच्चों क्या होती है, आप ही बता दो मेरे को, NC1, यहाँ पे 1 लिखोगे, और x की पावर कितनी होगी n-1, और y की पावर कितनी होगी 1। और ये सेकंड टर्म आपको कितनी दे रखी है, 135, है ना। इक्वेशन हम देते जाओ। फिर क्या दे रखी है आपको, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बस आप ये एक लिखने के बाद तो आसान है, x की पावर n-2 और y की पावर 1, और ये कितनी दे रखी है आपको 30। और फोर्थ टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, NC3, x की पावर n-3, और y की पावर यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये क्या दे रखे आपको 10/3। तीन इक्वेशन आ गई। बस अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और x, y और n की वैल्यू निकाल देनी है। वो सोल्विंग की टेक्निक क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि NC3/NC2 निकालने का फॉर्मूला आपको आता है ना। तो यानी कि 3 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देखो क्या होगा फिर, NC2/NC1, और x की पावर देखो, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, दूसरी बार मैं डायरेक्ट बता दूंगा। सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट ऊपर लिखो, फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट बच्चों नीचे लिखो, है ना, यही है। 30/135, ये आप काट दो, 15 पे काट दो, 15 2 जा 15 9 जा। अच्छा अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसका आंसर तो क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखो, y की पावर ऊपर बढ़ी है या नीचे बढ़ी है, ऊपर बढ़ी है, कितनी, 1, तो y बच जाएगा ऊपर। x की पावर नीचे 1 बढ़ी है ना, तो नीचे x बच जाएगा, और इधर से क्या आ गया 2/9। तो यहाँ से आप y/x निकाल लो, एक y/x मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4/9 इंटू n-1, है ना, ये y/x आ गया। एक y/x तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक y/x को मैं थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके निकाल लूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा, तो वहां से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दो। अब फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो। अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो NC3/NC2 लिखोगे तो क्या आएगा, n-2/3 आएगा। देखो NC3 को NC2 से डिवाइड करोगे तो यही तो आता है n-2/3, और यहाँ तो y/x ही बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 10/3, और इसको डिवाइड करोगे किससे, 30 से, तो ये कितना आ जाएगा 1/9, ये 3 पे
काट दो। तो यहाँ से y बाय एक्स की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आ गई बच्चों 1/3 इंटू n-2 निकाल ली y बाय एक्स। इसको दे दो फिफ्थ इक्वेशन नाम। 4 और 5 से देखो, 4 और 5 दोनों को इक्वेट करोगे आप, तो यहाँ से y बाय एक्स कितना है 4/9 इंटू n-1, और यहाँ से कितना है 1/3 इंटू n-2। ये 3 से कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4n-8 इक्वल टू 3n-3। तो n की वैल्यू तो आसानी से आपकी बच्चों आ गई कितनी 5। n तो 5 आ गया, n 5 आ गया, तो अब देखो क्या करोगे। अब आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है ना। इन दोनों इक्वेशन से आप n की वैल्यू पुट करके और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ऐसा करो ना, 4 और 5 के अंदर पुट कर लो, n की वैल्यू को आप फोर्थ इक्वेशन में बच्चों पुट कर दो 5। तो देखो क्या होगा, यहाँ से y और x में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। y बाय एक्स, n को आप कितना पुट करोगे 5, तो 9 इंटू 5-1 कितना आ गया 4, तो ये 1/9 आ गया। तो यानी कि y की वैल्यू, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई थिंक 9y आ गया, है ना। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 9y आ गई, x और y में एक रिलेशन आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कर दो, सेकंड इक्वेशन के अंदर कर दो, क्योंकि देखो x और y में एक रिलेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी देख लो अब ध्यान से, ये क्या है NC1। NC1 क्या होता है, n ही होता है। x की पावर क्या थी n-1, और y की पावर 1 इक्वल टू कितना था बच्चों 135, है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, NC1 तो होता है n, x की वैल्यू 9, ये कितना था अपना 5 था ना, और y को क्या लिख दो आप, y लिख दो, x की जगह आप पुट कर दो, n की जगह तो 5, x की जगह क्या लिख दो आप बच्चों 9y लिख दो, ठीक है। अब बस यहाँ से क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये 5 27 पे कट जाएगा, 9 की पावर 4 और y की पावर 4 ये, और एक ये 5, तो ये कितना हो गया आपका y की पावर 5 इक्वल टू 27/9 की पावर 4 को आप 3 की पावर 8 लिख सकते हो ना, और ऊपर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3/3 की पावर 8, यानी कि 1/3 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। तो y कितना आ गया बच्चों 1/3 आ गया, है ना, y आ गया। तो x आ जाएगा, x कितना था 9y, तो 9 इंटू 1/3 यानी कि कितना आ गया 3। तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी, तो आंसर निकाल दो, कितना है आंसर 6 इंटू n³ एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र और प्लस में वाई। सिर्फ ये क्वेश्चन कैलकुलेशन मांगता है आपसे अलजेब्रा की, कोई बाइनोमियल थ्योरम का तो इसमें यूज ही नहीं है। n³ यानी कि 5 का क्यूब, x का स्क्वायर, x कितना है बच्चों 3, और प्लस में y कितना है 1/3। तो एलसीएम लोगे 6 3 375 27, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, ये 2 पे काट दो, और 376 और ये कितना आ गया आपका 376 में 27 ऐड करोगे 403 आ गया ना। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 806 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, यानी आपको के की रेंज निकालनी है ना। आपको ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या निकालनी है, के की रेंज निकालनी है, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ये एक्सप्रेशन है दोनों, है ना। इन दोनों को हम एक दूसरे को क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे, n-1 CR, और इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ ना, और इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों k² - 8। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनको सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो, देखो मैं पहले एक्सपेंशन बता देता हूँ आपको। सिंपल NCR का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नई बात नहीं कर रहा। n-1 - R का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या होगा n फैक्टोरियल, और r+1 का फैक्टोरियल, और n-R-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप खुद ही देख लेना कितना लेंथी होगा ये, और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ऊपर n-1 फैक्टोरियल आ गया और r फैक्टोरियल आ गया, ये r+1 का फैक्टोरियल ऊपर जाके r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख दे, और n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही तो करते हो आप सिंप्लीफिकेशन। अब क्या होगा बताओ आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया r+1/n आ गया। तो या तो आप इसको ऐसे निकाल लो, है ना, इसको सिंपलीफाई करके, या तो ऐसे लिख लो, या मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको ये बता ही रखा है बार बार से कि NCR को अगर आप चाहो तो n/R, और एक ऊपर से कम कर दो और एक r में से कम कर दो, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए लिखूंगा कि देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे r+1 है, यहाँ पे r है, एक एक कम है, तो एक एक कम है, तो डायरेक्ट मैं कम करके लिख देता हूँ, देखो ऐसे। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेथड 2 से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। यानी कि इसको तो मैं सेम रखता हूँ, और ये क्या है k² - 8, और इसको बच्चों क्या लिख दो n/R+1,
और एक कम करके लिखो, n में से एक कम करोगे n-1 और r+1 में से एक कम करोगे r। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका 1 = k² - 8 इंटू n/r+1। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कह सकते हो कि k² - 8 की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी बच्चों, r+1/n आएगी, है ना। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, r+1/n आ गई। अब के की रेंज कैसे निकालोगे, अब आप ध्यान से सुनना, इस पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ये दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है, ये आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी ना, मतलब 0 से बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ना तो n नेगेटिव हो सकता है ना, ना ही r नेगेटिव हो सकता। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू, ये क्या है हमेशा बच्चों, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब k² - 8 ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। अब आप इनइक्वालिटी का साइन याद करो, इनइक्वालिटी तो आपको आनी चाहिए, ये इसके फैक्टर बना लो, a² - b², a - b और a + b। ठीक है, मैं अब इनइक्वालिटी के ऊपर नहीं जा रहा, ये आपको सबको पता है कि नंबर लाइन बनाते हो आप, है ना, वेवी करो मेथड से। यहाँ पे -2√2 लिखते हो, यहाँ पे +2√2 लिखोगे, प्लस माइनस प्लस आपको पॉजिटिव चाहिए तो एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया इतना। अब कंडीशन नंबर 2 क्या अप्लाई करोगे, आप देखो ध्यान से, कंडीशन नंबर 2 आप यहाँ पे मेरे को बस ये बता दो कि n बड़ा होता है कि r+1 बड़ा होता है। r+1 की जो वैल्यू है ना, यानी कि जो NCR में जो r होता है बच्चों, वो क्या होता है, या तो n के इक्वल होता है या n से क्या होता है, छोटा होता है। यही तो करोगे आप। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि n और r+1 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर n की जो वैल्यू होती है ना, वो इस r+1 से या तो बड़ी होगी या क्या होगी, इक्वल होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि r+1 की जो वैल्यू है वो n से छोटी या n के इक्वल होगी। n से इसको डिवाइड कर दो क्योंकि n पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 या 1 से छोटी। इसकी जगह क्या लिख दो, k² - 8 लिख दे, तो k² - 9 की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बच्चों, -3 से 3 आ गई ना, -3 से लेके क्या आ गई, 3। ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन का क्या लेंगे हम बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ। तो उसके लिए इनइक्वालिटी में मैंने आपको सिखाया हुआ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। अब मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो ये -2√2 है और ये +2√2 है ना, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट में k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3 से लेके 3। मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ, -3 कहाँ पे होगा, देखो ध्यान से, -3 बच्चों, -2 इंटू √2 कितना होता है, लगभग 1.4, यानी कि -2.8 होगा, है ना। तो 3 कहाँ मिलेगा आपको, इधर मिलेगा ना, -3 से छोटा होता है, और +3 फिर इससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला जो केस था अपना, उसमें k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, या तो इधर और या इधर, और यहाँ ओपन ब्रैकेट है ना, क्योंकि 2√2 और -2√2 इंक्लूड नहीं थे। ये हो गया पहला केस। तो दूसरा केस बच्चों मेरे को बताओ, -3 से 3 के बीच में, -3 से लेके 3 के बीच में, और ये दोनों इंक्लूड है ना। अब अपना कॉमन पोर्शन देख लो, इस रेड और ब्लू वाली लाइन में कॉमन पोर्शन कौन सा है बताओ मेरे को। एक तो ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया दोनों में। अच्छा, -2√2 और +2√2 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना, 3 और -3 इंक्लूड है। तो यानी फाइनल अपनी k की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी बोलो आप, -3 से लेके -2√2 यूनियन 2√2 से लेके बच्चों कितनी आएगी, 3। अब ऑप्शन के अंदर देखो, अब ये पूरा इंटरवल है अपना, हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपको ये अकेला गिवन हो सकता है ये अकेला गिवन हो, है ना, मतलब इसी का एक तो सब पार्ट तो गिवन हो ही सकता है ना। तो आप ये देखो ध्यान से, अब 2√2 से 3, अब देखना ये रहा 2√2 से 3, तो आप यानी कि ये तो कह ही सकते हो कि k की वैल्यू बिलोंग करेगी किससे, 2√2 से लेके 3, या फिर आप ये बोल दो 2√2 से लेके क्या हो जाएगा, 3 के बीच में। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। बहुत आसान था, मैंने आपको बता दी दो कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है और अप्लाई आपको कैसे करनी है। सारा का सारा खेल इसके अंदर क्या है, इनइक्वालिटी का है ना, बाइनोमियल थ्योरम का कोई मतलब नहीं है इसमें।